गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र। क्या टॉपिक रहेगा? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स से संबंधित जो पहले हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने इकोनॉमिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारी सब्जेक्ट से संबंधित ये दूसरी क्लास है। इसके अंतर्गत यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वो किसी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है, राज्य की अर्थव्यवस्था हो सकती है या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन जो है दूर कर देना चाहती हूँ। एक पुस्तक जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा, जिनका दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इन तीन नामों से हम उन्हें जानते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। एक ही व्यक्ति के तीनों नाम हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन ये पुस्तक किस पे आधारित है? तो ये पुस्तक आधारित है राजनीति विज्ञान पे। किस पे? राजनीतिक शास्त्र पे आधारित है ये पुस्तक। राजनीति के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और ये अर्थशास्त्र जो बुक है इकोनॉमिक्स के बारे में न होके किसके बारे में है? इकोनॉमी के बारे में न होके ये राजनीति के बारे में लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र, इस पे हम अभी बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की क्या करते हैं? किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। चाहे वो किसी राज्य की अर्थव्यवस्था है, चाहे वो किसी देश की अर्थव्यवस्था है या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमी। और दूसरा हमारा रहेगा मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी परिवार, किसी फर्म या कंपनी, इसके अंतर्गत हम छोटे स्तर पर यानी किसी परिवार की अर्थव्यवस्था का या किसी फर्म की, किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी कहेंगे। जब हम किसी परिवार की, किसी फर्म की या किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन छोटे स्तर पर किया जाता है, जैसे आपके परिवार में है, आपके फादर या मदर जो भी घर में कमाने वाला है या फिर दोनों ही कमाने वाले हैं, जितना पैसा कमा के लाते हैं तो आप देखते हैं कि इतना पैसा यहाँ पे खर्च होगा, इतना बिजली में, इतना पानी में, इन चीज़ों में खर्च होगा। तो आप एक महीने का जितना भी आप हिसाब लगाते हैं तो उसमें क्या अपने परिवार की इकोनॉमी का आप अध्ययन कर रहे होते हैं कि इतना पैसा यहाँ खर्च होगा, इतना पैसा यहाँ खर्च होगा, इतना बचेगा। वैसे ही किसी फार्म में, किसी कंपनी में। और जब इसी अर्थव्यवस्था के अध्ययन को, अर्थशास्त्र के अध्ययन को बड़े स्तर पर किया जाता है, यानी किसी राज्य की इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है या किसी देश की या पूरे विश्व की इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र यानी समस्त। तो इसे हम क्या कहेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला कौन सा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा हमारा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं
और हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी सभी देशों में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, किस किस प्रकार की होती है, वो देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व अधिक होता है। जैसे कि इसका उदाहरण हम दे सकते हैं यूएसए, ब्रिटेन। तो ये अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनमें क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अर्थात हम कह सकते हैं राज्य का हस्तक्षेप सीमित होता है। क्या होता है, राज्य का हस्तक्षेप सीमित होता है। तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो ये अर्थव्यवस्था हो जाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसे हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व अधिक होता है और राज्य का हस्तक्षेप जो होता है वो सीमित होता है। तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब आगे देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का अगला प्रकार, समाजवादी सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाज यानी सोशलिज्म इकोनॉमी। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, धन का स्वामित्व और वितरण दोनों ही राज्य के अधीन होते हैं। या फिर उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, राज्य के नियंत्रण में होता है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि सोवियत संघ। सोवियत संघ पूर्ण रूप से क्या थी वहां की अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ वर्तमान में क्या है, रसिया, रूस जिसे हम कहते हैं। तो सोवियत संघ पूर्ण रूप से क्या था, समाजवादी वहां की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। अब वहां पे बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो पूर्ण रूप से तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वहां पे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहला हमारा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, और दूसरा यानी राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। लोग उत्पादन करते हैं, उन्हें आगे चीज़ों को बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। और राज्य जिसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, दूसरा हमारा था समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का हस्तक्षेप अधिक होता है, जिसमें हम सोवियत संघ का उदाहरण ले सकते हैं। सोवियत संघ वर्तमान में जिसे हम रूस कहते हैं, जब 1991 से पहले वो क्या था, सोवियत संघ ही बोला जाता था। 1991 के बाद जब बहुत सारे देश उसमें से निकल के आ गए तो उसका नाम क्या है उसके बाद, रूस। तो वहाँ पे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं। कौन से देश की अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था। कौन से देश की अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इसमें से कोई भी नहीं? तो आंसर क्या हो जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे निजी कंपनियां भी आपने बहुत सारी ऐसी देखी होगी जहाँ पे निजी स्वामित्व है, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां वगैरह देखी होगी जिन पे सरकार का स्वामित्व है। और इन दिनों में ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में भी रहती है, क्योंकि भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों का क्या करने जा रही है? निजीकरण करने जा रही है। तो इसीलिए बहुत बार जो है इनके इस चीज़ के खिलाफ आंदोलन वगैरह होते रहते हैं। जैसे भारत सरकार ने अभी क्या किया था, जैसे बहुत सारी बैंकों का या फिर रेलवे का, एयरलाइंस का, इनका निजीकरण किया है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहती है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि जो चीज़ें करंट में हैं उनसे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से कवर कर लेनी है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? अगला हमारा हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हमने पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद में हमने पढ़ा था समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा हमारा था मिश्रित अर्थव्यवस्था, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। किस तरह की इकोनॉमी हो जाएगी? ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात दोनों पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। उदाहरण अगर हम ले एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसमें हम यूएसए की अर्थव्यवस्था और सिंगापुर का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं? तो ये खुली अर्थव्यवस्था है जिनमें आयात और निर्यात पर न्यूनतम बहुत ही कम प्रतिबंध होता है। खुले रूप से आप आयात और निर्यात चीज़ों को आयात भी कर सकते हो और निर्यात भी कर सकते हो। उत्पादन करके आयात और निर्यात करना खुले रूप से, जिन पे बहुत कम प्रतिबंध होता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था। इसके बाद हमारा हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? खुली अर्थव्यवस्था के अपोजिट हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था, जहां आयात निर्यात लगभग शून्य हो। जहां आयात और निर्यात लगभग शून्य हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें हम उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये नहीं है कि व्यापार बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन बहुत ही सीमित देशों के साथ, 2-4 देशों के साथ ही व्यापार होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। और वर्तमान में हम इसका उदाहरण ले सकते हैं उत्तर कोरिया को, इसमें उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं।
कुछ सीमित देशों के साथ, 2-4 देश, 5-7 देशों के साथ जिनका व्यापार होता है। तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो जाएगी? बंद अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रकार जो थे अर्थव्यवस्था के, जो हमने देख लिए हैं। एक बार फिर से मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को और देखेंगे। किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अध्ययन हम 2 तरह से करते हैं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र का अध्ययन, अर्थव्यवस्था का अध्ययन छोटे स्तर पर करते हैं, जैसे किसी परिवार की, किसी फर्म या किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी राज्य, किसी देश या पूरे विश्व की इकोनॉमी का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन 2 तरीकों से किया जाता है। और अब हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, किन किन देशों में किस किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व अधिक होता है, यानी सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें हम यूएसए, ब्रिटेन, इन देशों का उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी जिसमें जो उत्पादन है, उत्पादन के साधनों और उसके वितरण पर किसका अधिकार अधिक होता है? राज्य का नियंत्रण अधिक होता है और निजी स्वामित्व बहुत ही कम, जिसमें हम सोवियत संघ, यूएसएसआर का उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। अगला हमारा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का मिश्रण हो, यानी निजी और निजी स्वामित्व वाला भी क्षेत्र हो और जिसमें राज्य के नियंत्रण वाला क्षेत्र, दोनों का मिश्रण रूप हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में वर्तमान में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात पर जो है प्रतिबंध, बहुत ही सीमित प्रतिबंध हो, न्यूनतम प्रतिबंध जिसे हम कहेंगे। तो वर्तमान में अमेरिका और सिंगापुर का उदाहरण हम ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें आयात निर्यात पर जो लगभग, जहाँ पे आयात और निर्यात शून्य हो, तो वर्तमान में उत्तर कोरिया का हम उदाहरण ले सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसमें हम देखिए किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसको कहेंगे? एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। 1776 में इनकी एक पुस्तक आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। जिसमें इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इस पुस्तक के बाद ही इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाने लगा था। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री आए जिन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र केवल धन एकत्रित करना ही नहीं, बल्कि धन एकत्रित करके उसे मानव कल्याण के क्षेत्र में लगाना ही वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र के लिए भारत के अमर्त्य सेन को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानव कल्याणकारी कार्य करने के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से, किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से। 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए किया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानव कल्याणकारी कार्य करने के लिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था?
तो ये मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। किस चीज का नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो जो 6 प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानव कल्याणकारी कार्य करने के लिए। तो अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को 1776 में उनकी पुस्तक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके बाद इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाने लगा। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। लेकिन उसके बाद कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने कहा कि केवल धन एकत्रित करना ही अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि धन एकत्रित करके मानव कल्याणकारी कार्यों में इन्हें लगाना ही वास्तविक रूप से अर्थशास्त्र है। जैसे कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल, कौन सी पुस्तक थी? दास कैपिटल। उसमें उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? मानव समाज की प्रगति के नियमों को निर्धारित करना, मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना। उसके बाद है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने क्या है? 1998 में उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानव कल्याणकारी कार्य करने के लिए। उसके बाद थे कार्ल मार्क्स। उनकी पुस्तक आई थी, कौन सी थी कार्ल मार्क्स की पुस्तक? दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक आई थी? दास कैपिटल। किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसमें इन्होंने क्या कहा था? अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियमों की खोज करना। मानव समाज की प्रगति के नियमों की खोज करना ही क्या है? वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र है, तो आप इसे याद रखेंगे अच्छे से। एडम स्मिथ, जिन्होंने कहा था कि धन का विज्ञान ही क्या है? अर्थशास्त्र है। और नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का किसे मिला था? अमर्त्य सेन को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानव कल्याणकारी कार्य करने के लिए। और कार्ल मार्क्स, इनकी पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल। बहुत सारे एग्जाम में पूछी भी गई है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। और इन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियमों की खोज करना ही वास्तविक रूप में क्या है? अर्थशास्त्र है। अब देख लेते हैं हम कुछ प्रमुख ऐसे अर्थशास्त्री हुए थे जिनकी पुस्तकों के बारे में और उनकी दी गई परिभाषाओं के बारे में, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक अर्थशास्त्री थे, क्या नाम था? रॉबिन्स। क्या नाम था? रॉबिन्स। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? नेचर ऑफ नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रॉबिन्स के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक हो जाएगी, नेक्स्ट देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम है पुस्तक का? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मार्शल के द्वारा। ये पुस्तक आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। पहली रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई है, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। दूसरा आपका हो जाएगा मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौन सी हो जाएगी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो किसके द्वारा लिखी गई है? मार्शल के द्वारा। एक और थी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस।
ये किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, सैल्यूलसन के द्वारा। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस किसके द्वारा लिखी गई थी? सैल्यूलसन के द्वारा। सैल्यूलसन के द्वारा ये लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सैल्यूलसन के द्वारा। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ये पुस्तक, तो ये सारी की सारी पुस्तक आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले कौन से थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी गई थी। ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसके बाद दिया गया है अमर्त्य सेन को 1998 में क्या मिला था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्ल मार्क्स, कौन सी पुस्तक हो जाएगी इनकी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। अर्थशास्त्र का उद्देश्य इन्होंने बताया था मानव समाज की प्रगति के नियमों की खोज करना ही वास्तविक रूप से अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट हमारी बुक्स हो जाएगी नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबिन्स के द्वारा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, किसके द्वारा लिखी गई है? सैल्यूलसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की क्लास में हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अर्थशास्त्र से संबंधित कम से कम 20-25 वीडियो आपकी आएगी, जिसमें हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि इस सब्जेक्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप इससे संबंधित प्रमुख शब्दावलियों को नहीं देखेंगे ये पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आने वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, जिसकी वजह से पूरा सब्जेक्ट ही आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले तो इसमें आने वाले प्रमुख शब्दों को, जैसे विमुद्रीकरण क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इन सभी चीज़ों पर इन सभी वर्ड्स पे एक वीडियो बना दी गई है। तो वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ताकि आपको पूरा सब्जेक्ट समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।